नमस्कार दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दिस फिगर रिप्रेजेंट व्हिच गेट। ये जो फिगर है, ये फिगर हमारा और गेट का फिगर है या एंड गेट का फिगर है या नॉर गेट का फिगर है या नैंड गेट का फिगर है। तो इसका आंसर होगा ये जो फिगर है ये हमारा और गेट का फिगर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है, इतने सारा गेट है, इधर देखो 5 गेट है, ये हमारा एंड गेट का फिगर है। उसके बाद देखो ये जो फिगर है ये एंड गेट जैसा ही है, लेकिन उसमें एक बबुल ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, नैंड गेट कहेंगे। देखो ये हमारा और गेट का है और ये भी देखो और गेट एक जैसा है, लेकिन इसमें एक बबुल ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉर गेट कहेंगे। उसके बाद ये होता है हमारा नॉट गेट, एक ट्रायंगल है और उसके बाद एक बबुल रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, ये बहुत सारा एग्जाम में आता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री द पावर इज। देखो जब करंट और वोल्टेज दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल करते हैं तो पावर का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा या जीरो होगा या 1.1 वोल्ट एम्पियर होगा। तो देखो जब करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है वो अगर 90 डिग्री होगा तो पावर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब पावर होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा होता है। और अगर एंगल 90 डिग्री रहेगा मीन्स कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। इसीलिए जब पावर होता है वो 90 डिग्री एंगल में, जब करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो पावर क्या होगा, जीरो होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और देखो ये पावर जीरो कब होता है, जब एक सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है या जब एक सर्किट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है, उस कंडीशन में पावर क्या होता है, जीरो होता है। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है ना, देखो ये हमारा जो रेड वाला है ये हमारा करंट का है और ये वोल्टेज का है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। और देखो ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें ये करंट है ये वोल्टेज है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो इसीलिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर कितना रहता है, जीरो रहता है। लेकिन ये सर्किट अगर प्योरली रेजिस्टिव होगा तो उसमें देखो ये जो रेड वाला है ये करंट वाला है और जो ब्लैक वाला है वो वोल्टेज है। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के एंगल कितना रहता है, 0 डिग्री रहता है। तो इसीलिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर का वैल्यू मैक्सिमम रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन। देखो ये जो नंबर है, जो बाइनरी नंबर है, इस नंबर में कितना बाइट है। हम सब जानते हैं 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो देखो देखो 0 एक बिट है, 1 एक नंबर एक बिट होता है। तो देखो ये 4 4 8, ये 8 बिट मीन्स एक बाइट और ये 8 मिलाकर और एक बाइट और ये 4 मीन्स ये हाफ बाइट। तो 1 + 1 2.5। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 ये जो हमारा बाइनरी नंबर है ये हमारा 2.5 बाइट होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रांजिस्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज वेरी लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन। देखो जो ट्रांजिस्टर होता है उसका 3 पार्ट रहता है। एक रहता है एमिटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। तो इनमें से कौन सा पार्ट में क्या होता है ना, डोपिंग बहुत सबसे कम होता है और सबसे पतला थिन भी होता है। एमिटर होता है या बेस होता है या कलेक्टर होता है। तो इसका आंसर होगा जो बेस होता है, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या होता है ना, सबसे लाइटली सबसे कम डोपिंग किया जाता है और सबसे पतला होता है। देखो ये जो फिगर है इसमें ये है एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ये जो बेस होता है ये हमारा सबसे कम डोपिंग किया जाता है इसको और सबसे पतला होता है। और जो ये एमिटर है ये इसका डोपिंग हाईएस्ट होता है। सबसे ज़्यादा डोपिंग कहाँ पर होता है, एमिटर में। उससे थोड़ा कम मीन्स मीडियम डोपिंग होता है कलेक्टर में और सबसे कम डोपिंग होता है बेस में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज। जो सिलिकॉन होता है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू कितना है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ये वाला 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इसका आंसर होगा जो सिलिकॉन होता है इसका हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होता है। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है क्या होता है, देखो वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो स्पेस रहता है, गैप रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इंसुलेटर में ये थोड़ा ज़्यादा रहता है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहता है। जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें थोड़ा कम रहता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। और जो कंडक्टर होता है इसमें हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या रहता है, नील रहता है, क्योंकि वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं रहता है। तो देखो ये जो हमारा सिलिकॉन है ये हमारा एक सेमीकंडक्टर होता है और ये हमारा इसी ग्रुप में आता है, तो इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहेगा, तो ये होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर जर्मानियम होता है ये भी हमारा एक सेमीकंडक्टर है और इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एमीटर इज कन्वर्टेड टू ए वोल्टमीटर बाय। देखो जब हम किसी एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अब इनमें से कौन सा प्रोसेस को हम एडॉप्ट करेंगे, उसका स्केल को चेंज करके हम एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, या लार्ज रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्शन करके एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, या लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन करके, या एमीटर को पैरेलल में सर्किट की पैरेलल में कनेक्ट करके हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आंसर होगा जब एक एमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब उस एमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्शन करते हैं, मीन्स लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ऑप्शन नंबर 3। जो एमीटर होता है उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है ये जो एमीटर होता है वो वोल्टमीटर टोटल एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर दी रेफ्रिजरेटर यूज इन। देखो जो हमारा घर में यूज करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज को यूज करते हैं उसमें कौन सा गैस का यूज किया जाता है, NH3 गैस को, या कार्बन डाइऑक्साइड को, या F12 को, या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को। तो इसका आंसर होगा जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज होता है हम घर में डोमेस्टिकली यूज करते हैं उसमें फ्लोरीन F12 गैस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये रेफ्रिजरेटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बैक EMF इन अ DC मोटर वेनिसेस सडनली द मोटर व्हील। देखो जो मोटर DC मोटर होता है उसका अगर बैक EMF जीरो होता है, वेनिस होता है, मीन्स जीरो, सडनली जीरो हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, वो जो मोटर होता है वो हॉन्टिंग होगा, या बर्न आग मीन्स फायर क्रिएट होगा, या रन एट वेरी हाई बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमेगा, या बहुत कम स्पीड में घूमेगा। तो इसका आंसर होगा अगर किसी भी DC मोटर में जो उसका बैक EMF होता है वो अगर जीरो वेनिस होता है, मीन्स जीरो होता है, तो वो क्या होगा, बर्न होगा, आग लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो जो अप्लाई वोल्टेज होता है वो इस डायरेक्शन में रहता है, और जो बैक EMF होता है ये आर्मेचर में क्रिएट होता है और ये अप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। अगर बैक EMF ही जीरो होगा तो बहुत ज़्यादा करंट आर्मेचर को फ्लो करेगा, आर्मेचर के अंदर बहुत ज़्यादा करंट आएगा, जिससे क्या होगा ना, ये बर्न होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा बैक EMF का फॉर्मूला है। बैक EMF इज इक्वल टू पोल इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर इंटू पैरेलल पाथ इंटू फ्लक्स डिवाइड बाई 60 इंटू ए। ये होता है हमारा P5 ZN/60 है। ये होता है बैक EMF का फॉर्मूला DC मोटर के लिए। और अगर DC जनरेटर कहेंगे तो वो होता है जनरेटेड EMF, सेम फॉर्मूला रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए हीटर इज कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई द हीटर कोयल विल ग्लो बट द सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो बिकॉज। देखो जब हम किसी हीटर को यूज करते हैं तो हीटर के अंदर जो ये कोयल रहता है इसी कोयल में आग बनता है, फायर बनता है। लेकिन जिस वायर के थ्रू ये जो वायर है इस वायर के थ्रू करंट आता है, लेकिन इसमें आग क्यों नहीं होता है, सिर्फ इस कोयल में ही क्यों आग बनता है, क्योंकि जो हीट होता है H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर, मीन्स करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तो ये जो रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट भी उतना ज़्यादा रहेगा। तो देखो ये जो कोयल है इस कोयल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है इस कोयल एज कंपेयर टू ये इस कोयल के साथ। अगर इसका रेजिस्टेंस कम है मीन्स इसमें हीट कम प्रोड्यूस होगा, और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, देखो ये वाला फिगर,
ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए यहाँ पर हीट कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो कोयल है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है ना, ग्लो होता है। तो देखो हीटर कोयल रेजिस्टेंस इज हाई एज कम्पेयर टू वायर रेजिस्टेंस। ये जो हीटर कोयल है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इस वायर में जितना रेजिस्टेंस होता है उससे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है इस कोयल में, इसीलिए यहाँ पर ग्लो होता है, इस वायर में ग्लो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो लास्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम लोड दैट ए पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाय। एक पावर ट्रांसफार्मर में वो कितना लोड, मैक्सिमम लोड कितना होगा, वो लिमिट हम इनमें से किसके मुताबिक हम उसका लिमिट को हम डिसाइड करते हैं। वोल्टेज रेशियो के मुताबिक उस ट्रांसफार्मर की, या उस ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस के मुताबिक, या टेम्परेचर राइज के मुताबिक, या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि उस पावर ट्रांसफार्मर का लिमिट कितना होगा, लोड का मैक्सिमम लोड का लिमिट कितना होगा। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब किसी पावर ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम लोड कितना होगा वो लिमिट हम डिसाइड करते हैं उसकी वोल्टेज रेशियो के मुताबिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।